बंगाल के 2026 के इलेक्शन में बीजेपी क्यों जीती, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जीत गई और ममता बनर्जी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी कैसे हार गई? क्या वजह है? सिर्फ हिंदू पोलराइजेशन थी या उसके पीछे डेटा मैनेजमेंट, वोटर साइकोलॉजी, वेलफेयर फटीग, कैडर एंगर, बूथ स्ट्रेटेजी, आरएसएस ग्राउंड वर्क, वुमेन इनसिक्योरिटी, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन और इलेक्शन मशीनरी का अनहर्ड कॉम्बिनेशन काम कर रहा था? अ डिटेल्ड, क्रिस्प एंड फैक्ट बेस्ड वीडियो एनालिसिस करूंगा आपके सामने। यह न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिसिस होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव जैन और आप इस चैनल पे हैं केशव जैन एंड यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के 2026 के इलेक्शन में बीजेपी क्यों जीती, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जीत गई और ममता बनर्जी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी कैसे हार गई। 2026 बंगाल वर्डिक्ट ये वेव नहीं, 15 साल की साइलेंट स्ट्रेटेजी का रिजल्ट था। क्या पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक जीत था या फिर यह भारत के चुनावी इतिहास की सबसे लंबी और सबसे गहराई से तैयार की गई माइक्रो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी? 74 ईयर से 74 साल तक जिस जमीन पर भाजपा एक पॉलिटिकल टूरिस्ट मानी जाती थी, वहीं 2026 में उसने 207 सीटें कैसे ली? 74 ईयर्स पहले जहां जनसंघ को सिर्फ 9 सीटें मिली थी, वहीं आज भाजपा 207 सीटों के साथ सत्ता में पहुंच गई। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह बंगाल के पॉलिटिकल जियोग्राफी, वोटिंग साइकोलॉजी और बूथ लेवल पॉलिटिक्स का कंप्लीट रीसेट है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता अपने सबसे मजबूत गढ़ में ही हार गई? क्या वजह है? सिर्फ हिंदू पोलराइजेशन थी या उसके पीछे डेटा मैनेजमेंट, वोटर साइकोलॉजी, वेलफेयर फटीग, कैडर एंगर, बूथ स्ट्रेटेजी, आरएसएस ग्राउंड वर्क, वुमेन इनसिक्योरिटी, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन और इलेक्शन मशीनरी का अनहर्ड कॉम्बिनेशन काम कर रहा था? इस वीडियो में हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि एक जागरूक भारतीय की तरह 2026 बंगाल चुनाव को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। यह जीत 2026 में नहीं, 2011 में शुरू हुई थी। बहुत लोग मान रहे हैं कि बंगाल में भाजपा की जीत अचानक आई, लेकिन सच यह है कि इसकी नींव 15 साल पहले रखी जा चुकी थी। 2011 में बंगाल में आरएसएस की लगभग 530 शाखाएं थी। 2026 आते आते यह संख्या 2500 के पार पहुंच गई। यह सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, इलेक्टोरल आर्किटेक्चर भी है।
सिर्फ पिछले एक साल में 583 नई शाखाएं शुरू हुई। मतलब भाजपा सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो समाज के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल रूप तैयार कर रही थी। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह जीत रैली से नहीं हुई बल्कि बूथ के अंदर हुई। भाजपा का चुनावी मॉडल रैली मॉडल नहीं था, बल्कि घर घर ट्रस्ट बिल्डिंग मॉडल था। 2021 की हिंसा के बाद बंगाल में सिर्फ राजनीति नहीं बदली, लोगों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर बदल गया। कुछ वॉलंटियर्स एलीटली अफेक्टेड फैमिलीज के घर पहुंचे, लीगल हेल्प दी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया और सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें यह विश्वास दिलाया कि आप अकेले नहीं हैं। यहीं से भाजपा ने नैरेटिव बदला, राजनीतिक पार्टी से प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर तक। बिफोर वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग और जश्न के नशे में हम खो जाएं, ऐसे बहुत सारे साथी हमारे थे पुराने जो आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 300 से 400 हिंदू भाइयों को मारा था ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने, उनको भी याद कीजिएगा। अगर इस शहर में कुछ अच्छा हो, इस राज्य में कुछ अच्छा हो, तो उनको याद कीजिएगा, क्योंकि उनके बलिदानों से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सी महिलाओं का रेप किया गया है, बहुत से बूढ़ी माँ बापों का शोषण किया गया है, उनको मारा गया है, उनको दबाया गया है, उनकी बेटियों का रेप किया गया है। संदेश खाली जैसे घटनाएं हमारी आंखों से दूर नहीं है। बहुत कुछ लगा है इस आजादी को पाने में। आइए, जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, जो छूट गए इस सफर में, उनको भी याद करें, उनके नाम का भी एक दिया जलाएं। हर सेलिब्रेशन में हम लोग जो भी सेलिब्रेट करें, जहां भी सेलिब्रेट करें, उनके लिए एक दिया जरूर जलाएं, उनको जरूर याद करें। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल कैरेक्टर शायद भाजपा भी नहीं है, बल्कि फियर फ्री वोटर है। कई चुनाव वोटों से नहीं बल्कि डर टूटने से जीते जाते हैं। राजनीतिक जीतें अक्सर 6 महीने में नहीं बनती, उनकी तैयारी कभी कभी 15 साल पहले शुरू हो जाती है। ममता की सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बनी? ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत थी वेलफेयर पॉलिटिक्स। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने लाखों महिलाओं तक डायरेक्ट पहुंच बनाई। लेकिन 2026 में भाजपा ने गेम बदल दिया। उन्होंने स्कीम्स को बंद करने की बात नहीं की, बल्कि कहा योजनाएं रहेंगी लेकिन करप्शन फ्री होंगी। यहां भाजपा ने बहुत स्मार्ट साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग की। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस कह रही थी हमने दिया, भाजपा कह रही थी आपका हक है। और यही फ्रेमिंग मिडिल क्लास एम्प्लॉइज और वुमेन वोटर्स के बीच असर डाल गई। फिर आए 3 बड़े इमोशनल ट्रिगर्स: टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, आरजीकर इंसिडेंट, संदेश खाली कंट्रोवर्सी। इन मुद्दों को भाजपा ने सिर्फ करप्शन इशू नहीं बनाया, उन्हें परिवार की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और भविष्य की चिंता से जोड़ा। यानी इश्यूज पॉलिटिक्स को इमोशनल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया। भाजपा ने बंगाल में कैंपेन कम, सोशल एम्बेडिंग ज्यादा किया। जब करप्शन पर्सनल पेन बन जाए तो चुनाव आइडियोलॉजी नहीं, फ्रस्ट्रेशन तय करती है। द साइलेंट वेपन, बूथ मैनेजमेंट। अगर इस चुनाव का सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर कोई था तो वो था बूथ मैनेजमेंट।
2021 में भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? बूथ वीकनेस। 2026 में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। 44,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: स्ट्रॉन्ग बूथ, वीक बूथ एरियाज एंड कंसंट्रेटेड कैटेगरी थी। कंसंट्रेटेड और सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी थी कंसंट्रेटेड बूथ्स, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच बड़ी क्लोज फाइट थी। वहां मैन टू मैन मार्किंग हुई, पर्सन टू पर्सन मार्किंग। हर पन्ना प्रमुख को 30 to 60 वोट्स की जिम्मेदारी दी गई। उनका काम सिर्फ प्रचार नहीं था। और यहीं बीजेपी ने एक ऐसा काम किया जो बाकी पार्टियां अक्सर भूल जाती हैं। और वो क्या? हार चुके लोगों के घर जाना। उनका असली काम था ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना कि असाइंड वोटर वोट डालने पहुंचे। यानी इलेक्शन को मास पॉलिटिक्स से निकालकर माइक्रो कॉन्टेक्ट पॉलिटिक्स में बदल दिया गया। और यह स्ट्रेटजी रैंडम नहीं थी। पोलिंग एजेंट्स तक चुनने के लिए रिटन एंड ओरल एग्जाम्स हुए। सोचिए, भारत की राजनीति में पोलिंग एजेंट सिलेक्शन तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टेस्टिंग। यानी भाजपा ने चुनाव को इवेंट नहीं, ऑपरेशन की तरह ट्रीट किया। मॉडर्न इलेक्शन स्पीचेस से कम, सिस्टम से ज्यादा जीते जाते हैं। फियर फैक्टर हटते ही बंगाल का वोटिंग पैटर्न बदल गया। बंगाल चुनावों पर हमेशा एक आरोप लगता था: फियर, वायलेंस एंड बूथ डोमिनेशन। लेकिन 2026 में इलेक्शन कमीशन की भूमिका गेम चेंजर साबित हुई। 90 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट, डेड एंड शिफ्टेड वोटर्स हटाए गए। 45,000 बूथ की लाइव वेबकास्टिंग हुई। 10,000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स डिप्लॉयड हुए। जीपीएस ट्रैकिंग हुई। सेंट्रल वॉर रूम्स बनाए गए। रियल टाइम कंप्लेंट रिस्पॉन्स तैयार किया गया। और सबसे बड़ा फैक्टर, करीब 1,10,000 केंद्रीय बलों को डिप्लॉयमेंट किया गया। सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लैग मार्चेस हुए। इसका असर क्या हुआ? लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वोट डालना सेफ है। वुमेन टर्नआउट लगभग 4% इंक्रीज कर गया। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा, जब वोटर डरता नहीं तब उसका असली पॉलिटिकल प्रेफरेंस बाहर आता है। बीजेपी ने बाहरी पार्टी वाला टैग कैसे तोड़ा? बंगाल में भाजपा की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम क्या थी जानते हैं आप? बाहरी पार्टी की छवि। लेकिन 2026 में भाजपा ने इसे अग्रेसिवली डिसमेंटल किया। उन्होंने सिर्फ मोदी और शाह पर कैंपेन नहीं छोड़ा, लोकल बंगाली फेसेस को आगे किया गया। शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष जी, शमिक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार, साथ ही कल्चरल इंटेग्रेशन पर काम हुआ।
विवेकानंदा, सुभाष चंद्र बोस, लोकल फेस्टिवल्स, रीजनल आइडेंटिटी पे काम हुआ। भाजपा ने खुद को सिर्फ हिंदुत्व पार्टी नहीं बल्कि बंगाल्स फ्यूचर अल्टरनेटिव की तरह प्रोजेक्ट किया। किसी राज्य को जीतने के लिए उसकी भाषा बोलनी पड़ती है, सिर्फ शब्दों में नहीं, कल्चर में। वुमेन, SC ST एंड एम्प्लॉइज, द रियल स्विंग। दो 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ हिंदू मुस्लिम इक्वेशन नहीं था। असल स्विंग 3 ग्रुप्स में आया। आपने नोटिस किया, 3 ग्रुप्स। वुमेन वोटर संदेश खाली और आरजीकर इंसिडेंट्स ने इमोशनल एंगर क्रिएट किया था। भाजपा ने इसे लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा वुमेन डिग्निटी के नैरेटिव में बदला। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एजुकेटेड क्लास, उनके साथ डीए इशू को समझा, 7th पे कमीशन का प्रॉमिस किया, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में खुलकर बात की। यह एजुकेटेड मिडिल क्लास का साइलेंट रिवोल्ट बन गया। SC ST एंड मातुआ वोट्स, ये CAA इंप्लीमेंटेशन प्रॉमिस ने मातुआ कम्युनिटी को हैवीली इन्फ्लुएंस किया था। जो जंगल महल और ट्राइबल बेल्ट्स में भाजपा ने वेलफेयर प्लस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कंबाइन की। यानी भाजपा ने सिर्फ पोलराइजेशन नहीं किया, उन्होंने एक टारगेटेड सोशल कोलिशन बनाया। टीएमसी की हार आखिर क्यों हुई? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि वो मजबूत थी, या इसलिए भी क्योंकि टीएमसी कमजोर हो चुकी थी? ग्राउंड रिपोर्ट्स एक पैटर्न दिखाते हैं। लोकल कैडर एरोगेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी टीएमसी की। वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन में फेवरेटिज्म होने लगा था, अपने अपने लोगों में रेवड़ी बांटी जा रही थी। सिंडिकेट राज एलिगेशंस लगने लगे थे। करप्शन से फटीग आ चुकी थी। इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन हो चुकी थी। यूथ की माइग्रेशन के कारण फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी। ममता बनर्जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी अब भी थी, लेकिन उनकी इमेज और लोकल कैडर के बिहेवियर के बीच बहुत बड़ा गैप बन चुका था। और पॉलिटिक्स में जब लीडरशिप की इमेज और ग्राउंड एक्सपीरियंस अलग हो जाएं, तो सत्ता धीरे धीरे इरोजन में चली जाती है, जंग खा जाती है। द बिग पॉलिटिकल लेसन।
2026 बंगाल इलेक्शन भारत की राजनीति को 5 बड़े लेसन देता है, जो मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेसन 1, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म कैरिज्मा, जो चैरिज्मा है उसको हरा सकता है। लेसन 2, फियर फ्री वोटिंग पूरे इलेक्टोरल इक्वेशन बदल सकती है। लेसन 3, बूथ मैनेजमेंट अब आइडियोलॉजी जितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेसन 4, वेलफेयर पॉलिटिक्स तब तक चलती है जब तक डिलीवरी क्रेडिबल लगे। लेसन 5, आज का वोटर सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, गवर्नेंस एक्सपीरियंस भी देखता है। अगर मैं पूरे बंगाल वर्डिक्ट को बहुत ध्यान से बात करूं तो बंगाल का 2026 वर्डिक्ट सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं है। यह कहानी है कैसे नैरेटिव बनाया जाता है, कैसे वोटर साइकोलॉजी बदली जाती है, कैसे माइक्रो मैनेजमेंट मैक्रो रिजल्ट बन जाता है। और शायद यही रीजन है कि इस चुनाव को आने वाले वर्षों में भारत के सबसे डीपली मैनेज्ड इलेक्शंस में गिना जाएगा और इस पे रिसर्च भी किया जाएगा, थॉट पेपर भी लिखे जाएंगे। और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आखिर में जीत किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, मतदाता के, वोटर के मूड की होती है।